नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं जय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी हेडलाइंस की। प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और सभी प्रकार के माल वाहनों में सवारियां ढोने पर लगी रोक। 10 दिनों तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। माल वाहनों पर सवारी बैठाने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बांटे स्वच्छता पुरस्कार। कहा, स्वच्छ भारत मिशन साबित हुआ है वरदान। बड़े राज्यों में तेलंगाना और छोटे राज्यों में अंडमान को मिला पहला पुरस्कार। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सवेरे से ही भक्तों की लगी है कतार। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की जा रही है पूजा। और भदोही के औराई में पूजा पंडाल में आग लगने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मृत्यु। 67 झुलसे लोगों को वाराणसी के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में परिवहन नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने और दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से ट्रैक्टर, ट्रॉली के साथ सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने पर रोक लगाई जा रही है। इस बारे में यातायात निदेशालय ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य मालवाहक वाहनों से सवारियां ढोने वालों के खिलाफ 10 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और माल वाहन पर सवारी बैठाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मुख्यमंत्री ने कल कानपुर पहुंचकर सड़क हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की थी। कानपुर में कल 8 घंटे के भीतर 2 बड़े सड़क हादसों में 31 लोगों की मृत्यु की खबर पाकर मुख्यमंत्री हेल्थ अस्पताल पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कानपुर जाने से पहले ही सड़क सुरक्षा के संबंध में गृह विभाग और परिवहन विभाग की बैठक करके कड़े निर्देश जारी कर दिए थे। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उन सब के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इस दुर्घटना में जो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्हें यहां पर मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया है। उन सभी 9 लोगों को मैंने अभी देखा है, उनकी स्थिति को देखा है, उनसे बातचीत की है। वे सभी लोग आउट ऑफ डेंजर हैं और मेडिकल कॉलेज की टीम पूरी तत्परता के साथ उनका उपचार का कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवारों को राहत के लिए मृतक परिवार के सदस्यों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायलों को 2,50,000 रुपए की सहायता दी है और राज्य शासन की ओर से भी इतनी सहायता उन सभी परिवार के सदस्यों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है या जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता पुरस्कार दिए। बड़े राज्यों में तेलंगाना पहले, बल्कि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में अंडमान को पहला पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन वरदान साबित हुआ है। 2 अक्टूबर 2022 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022, स्वच्छता ही सेवा 2022, सुजलम 1.0 और 2.0, जल जीवन मिशन कार्यशाला मूल्यांकन, हर घर जल प्रमाणन और स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कृत किया। राष्ट्रपति ने 7 पुरस्कार स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 और 5 पुरस्कार जल जीवन मिशन कार्य दक्षता मूल्यांकन के लिए दिए। बड़े राज्यों में पहला पुरस्कार तेलंगाना राज्य को मिला, जबकि केंद्र शासित और छोटे राज्यों में ये पुरस्कार अंडमान को मिला। कार्य दक्षता मूल्यांकन में पहला स्थान पुदुचेरी को मिला। राष्ट्रपति ने सभी पुरस्कार विजेता राज्यों को बधाई दी और स्वच्छता के लिए राष्ट्रपिता के योगदान को याद किया। ये खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत में वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को
30 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व ही प्राप्त कर लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने स्वच्छता की अन्य कैटेगरी में विजेता राज्यों को पुरस्कृत किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में स्वच्छता को स्वतंत्रता से अधिक तरजीह दी। आज भी देश उसी रास्ते पर अग्रसर है। देश साल 2019 में ODF बना, 10 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा। बात ODF प्लस की करें तो देश के 1,15,000 गांव ODF प्लस बने। 3 लाख गांव ODF प्लस की तरफ अग्रसर हैं। कचरा प्रबंधन में जन भागीदारी और श्रमदान के दम पर देश भर में 5 लाख स्थानों को कचरा मुक्त किया जा चुका है। गांव में वर्षों से जमे हुए पुराने कचरे और स्थानों की सफाई पर जिस तरह से काम किया गया, मैं आज आप सबके सामने प्रसन्नता पूर्वक कह सकता हूं कि इस 15 दिन के इस पखवाड़े, इस अभियान में, स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम में देश भर में लगभग 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गांधी के स्वराज के सपने को याद किया, जहां गांव में स्वच्छता हो, बिजली हो, पानी की सुविधा हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांधी के सपने को PM पूरा करने में जुटे हैं। गांधी जी आजादी के बाद लोगों ने उनके राजनीतिक फायदे तो लिए, लेकिन गांधी की आइडियोलॉजी को जमीन पर उतारने का अगर कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। स्वच्छ भारत अभियान की दिशा में देश ने कई मंजिलें हासिल की है। साल 2019 में हमारा देश खुले में शौच से मुक्त बना। तो अगर हम कचरा प्रबंधन की बात करें तो देश के 1,15,000 गांव में ODF प्लस का कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 3 लाख गांव में ये कार्य तेजी से जारी है। देश भर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के तमाम केंद्रों में गांधी जयंती के मौके पर विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 शुरू किया गया। दिल्ली में प्रसार भारती के CEO मयंक अग्रवाल ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। गांधी जयंती के मौके पर भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश में स्वच्छता अभियान चलाया गया। लद्दाख में भी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। मुंबई दूरदर्शन केंद्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके अलावा कोलकाता दूरदर्शन केंद्र असम और अहमदाबाद में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। शारदीय नवरात्र की आज महादुर्गाष्टमी है। महाअष्टमी पर मंदिरों में भक्तजनों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। इस दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस अवसर पर मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा मां की विशेष आराधना की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समस्त प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को महापर्व दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है, मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप जगत जननी मां महागौरी से प्रार्थना है कि हम सभी को अपनी ममतामयी कृपा से आच्छादित करे। मां के आशीर्वाद से सभी साधकों के मनोरथ पूर्ण हों। गोरखपुर में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अष्टमी तिथि की मान में रविवार रात्रि गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से विशिष्ट महानिशा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण कर लोक कल्याण के लिए मंगल कामना की। करीब 2 घंटे से अधिक चले इस अनुष्ठान में गोरक्ष पीठाधीश्वर ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, मां दुर्गा का विधिवत पूजन, भगवान राम लक्ष्मण सीता का पूजन सहित अन्य देवी देवताओं का भी पूजन किया। मुख्यमंत्री ने नारियल, गन्ना, केला, जायफल आदि की सात्विक पंचबलि के साथ हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया। लोक मंगल की कामना के साथ हवन संपन्न किया गया। दुर्गा पूजा युवा समिति के मनोज साहनी ने बताया कि 43 वर्षों से मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। कोरोना काल के कारण 2 वर्षों से दुर्गा पूजा सामान्य ढंग से मनाई जा रही थी, लेकिन इस वर्ष बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि और दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। माता दुर्गा जी की पूजा अर्चना बहुत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं यहाँ पे। और पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल की वजह से हम लोग पूजा पाठ थोड़ा नॉर्मल तरीके से किए हैं, और फिर इस साल कोरोना काल ना होने की वजह से हम लोगों ने काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ माता दुर्गा की पूजा अर्चना फिर से प्रारंभ कर दी है। इस साल 43वां साल है। जय माता।
मथुरा के समूचे ब्रजमंडल में नवरात्रों में देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर घर की सुख शांति की प्रार्थना की। इस समय नवरात्रों में मां के मंदिरों में जनसैलाब उमड़ रहा है। मथुरा नगरी श्री कृष्ण की जन्म और क्रीड़ा स्थली में योग माया के जगह जगह पर बने मंदिरों ने आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। यहाँ के मां वैष्णो देवी मंदिर और शहर में कैंट पर काली देवी मंदिर, पुराना बस स्टैंड पर मां चामुंडा देवी मंदिर, रंगेश्वर काली देवी, कंकाली देवी, गायत्री तपोभूमि के सामने प्राचीन मंदिर चामुंडा देवी मंदिरों में मां के भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। 9 दिनों तक चलने वाली देवी ज्योति का घरों में वास रहेगा। सुख शांति के लिए भक्तों ने इसके लिए व्रत, उपवास और देवी मंदिरों में तो मातृ शक्ति की उपासना आराधना उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी करुणा करनी चाहिए। उसके मातृ देवो भव, उसकी आज्ञा से ही और आशीर्वाद से ही समस्त कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ बहुत ही अलौकिक सुख का अनुभव हुआ है। मथुरा में ये जो दरबार बना है माँ वैष्णो का, हम वैसे वैष्णो देवी में व्यक्तिगत रूप से कभी गया नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जिस प्रकार दर्शन किया है माँ वैष्णो का, उनके चरण का, इसके अलावा भैरवनाथ का, तो उसी जैसा जो अनुभव प्राप्त हुआ है यहाँ पर, और बहुत ही अलौकिक और दिव्य दर्शन यहाँ पर हो रहा है। जिस नवरात्रि को जागरण करना, नवरात्रि तक देवी का पूजन करना, ये नवरात्रि का विधान है। देवी जो है सकल जगत की सृष्टिकर्ता है और विनाशकर्ता भी यही है। जब जब पृथ्वी पर दैत्य आदियों का आक्रमण होता है तो देवी उनकी रक्षा करती है, और इन 9 दिनों में नव देवी का पूजन किया। नवरात्र के इन दिनों पूरे देश सहित बरेली में भी श्री राम लीला का मंचन भी बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। बरेली के अति प्राचीन द्वापर युग से तत्कालीन पांचाल प्रदेश की राजकुमारी द्रौपदी के द्वारा स्थापित विराजमान शिव मंदिर श्री बनखंडी नाथ के प्रांगण में प्रातःकाल श्री कृष्ण लीला और सायंकाल में श्री राम लीला का दर्शक और भक्तजन आनंद उठा रहे हैं। वृंदावन के कलाकारों की टोली द्वारा लीला का मंचन बड़े ही लोमहर्षक भाव के साथ किया जा रहा है। रामलीला में माता सीता और कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण का अभिनय करने वाले कलाकारों ने बताया कि वर्तमान समय में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार के शासनकाल में उनकी कला को लोगों तक पहुंचने का भरपूर अवसर प्राप्त हो रहा है। हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो हम भगवान के इस तरह से स्वरूप बनते हैं, भगवान का अभिनय निभाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, उस चीज़ को हम बरकरार रख रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग श्री धाम वृंदावन से समस्त कलाकारों को लेकर के यहाँ बरेली में पधारे हुए हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की रामलीला और प्रातःकाल में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का हम लोग यहाँ पर सभी दर्शकों को मंचन करके और सबको दर्शन करा रहे हैं। प्रथम मैं लक्ष्मण जी का रोल किया करता था, फिर अंगद आदि का रोल किया। अब मैं वृद्ध अवस्था में विशेषकर गुरुदेव वशिष्ठ का रोल अदा कर रहा हूँ इस समय। और रामलीला से जुड़े हुए मुझको लगभग 50 वर्ष हो गई। आज मेरी 67 की एज है और बड़ा अच्छा फील करता हूँ। रामलीला से मुझको अनेकों प्रकार के लाभ मिले हैं, अनेकों प्रकार के अवार्ड मिले हैं। इस मेले का शुभारंभ यहाँ के क्षेत्रवासियों ने शहर की और बड़ी लीलाओं को देखते हुए करा था। सन 72 में इस लीला का रजिस्ट्रेशन नंबर 1104 से लखनऊ से रजिस्ट्रेट कराया गया। यहाँ शुरू से ही ग्रामीण क्षेत्र की हजारों लोग रामलीला व कृष्णलीला देखने आते हैं। हजारों की संख्या में सुबह प्रातः 8 से 12 कृष्णलीला, रात्रि 8 से 12 रामलीला का आयोजन हमारे मंच में होता है। हमारे रामलीला मंचन में वृंदावन से लगभग 35 से 40 कलाकार प्रतिवर्ष लीला का मंचन करने आते। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भदोही जिले के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग जाने से एक बच्चे समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई है।
आग लगने से पंडाल में मौजूद 67 लोग झुलस गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे 43 लोगों को इलाज के लिए वाराणसी के BHU ट्रॉमा सेंटर समेत अन्य स्तरीय अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। जिला अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगने की घटना होने की संभावना हो सकती है। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। नवरात्र की पूजा के लिए एक पंडाल औरई में, जो तहसील औरई है भदोही की, वहाँ पे एक पंडाल था। करीब 150 से 250 लोग वहाँ पे मौजूद थे। करीब 8:45 से 9 के बीच में आरती जब हो रही थी तो शॉर्ट सर्किट की वहाँ पे घटना हुई, प्रथम दृष्टया जो पता लगा है। और करीब 42 लोग अभी झुलसे हैं जो डिफरेंट डिग्री ऑफ बर्न्स हैं। उनमें से करीब 32 को हमने प्रिकॉशनरी वाराणसी हायर सेंटर्स में रेफर कर दिया है। जैसा मैंने बताया कि प्रथम दृष्टया अभी शॉर्ट सर्किटिंग है, स्मोक एटसेट्रा नहीं था, तो कोई और कारण या साबोटाज अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम लोग उसकी तफ्तीश करवा रहे हैं, पर पहली प्रायोरिटी पे भी कैजुअलिटीज़ ना हो और सभी लोगों का प्रॉपर इलाज हो जाए, ये हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया है। CHCs और सूर्य हॉस्पिटल और बाकी 2 और लोकल हॉस्पिटल से प्रथम दृष्टया सबको इनिशियल ट्रीटमेंट मिलके अब आगे BHU और जो हायर सेंटर्स हैं वाराणसी में, उनमें हम लोग ट्रीटमेंट करवा। और भदोही में हुई इस दुर्घटना के हालात पर ताजा जानकारी के लिए चलते हैं भदोही में मौजूद दूरदर्शन संवाददाता अनिल वर्मा के पास। अनिल, क्या ताजा जानकारी है आपके पास इस घटना को लेकर? जी देखिए, भदोही जिले के औराई कोतवाली के क्षेत्र एक दुर्गा पंडाल लगा हुआ था, एकता दुर्गा पंडाल। रात को 8:30 बजे के लगभग पंडाल में आरती हो रही थी। पंडाल में लगभग 150 से ज्यादा महिलाएं बच्चे थे। उस समय पंडाल में अचानक से आग लग गई। हाँ। आग इतनी तेज फैली कि लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची तब तक सब कुछ जल चुका था। दमकल विभाग ने जो है 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी का मानना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हाँ। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। जी। अब तक जो 67 लोगों को झुलसने की खबर है, जिनमें 43 लोगों को सरसुंदरलाल अस्पताल, ट्रामा सेंटर, दीनदयाल मंडलीय अस्पताल और कबीर चौरा में उपचार चल रहा है। अच्छा, घटना होने की कितनी देर तक जो है वो दमकल जो है आ गई थी वहां पर और प्रशासन के जो है सारे इंतजामात कर दिए गए थे? घटना होने के बाद करीब आधे घंटे में दमकल की गाड़ियां पहुंच गई थी। मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, भारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए थे। हाँ। अच्छा अनिल, एक चीज और है कि एक बड़ा सवाल ये पैदा हो जाता है यहाँ पर कि पिछले की घटनाओं अगर देखा जाए, इस तरह की जो घटनाएं पिछली हुई हैं उनमें भी शॉर्ट सर्किट की बात ही जो है वो सामने आती रही है कि आग लगने का कारण ज्यादातर शॉर्ट सर्किट रहा है। जिला अधिकारी ने भी ऐसा अनुमान लगाया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही जो है ये आग लगी होगी। क्या लगता है आपको कि इतनी घटनाएं होने के बाद भी इस मामले में अभी भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है? क्या इंतजाम करने वाले लोगों की तरफ से चूक होती है या उन्हें भरपूर जो है सुविधा नहीं मिल पाती जिसकी वजह से ये चूक हो जाती है? जी देखिए, कोविड काल के बाद अब 2 साल के बाद दुर्गा पंडाल सजा है। लोगों ने पंडाल को सजाने के लिए जैसे बिजली विभाग के लोगों को बुलाते हैं जो सजावट करते हैं, वो जो बिजली विभाग के लोग आते हैं वो जो तार होता है, वायर, उनका जगह जगह पे कटा रहता है और लोहे की राड पे ही वो लोग पूरा सिल्की कपड़े को लगाकर उसका जो है श्रृंगार करते हैं, पंडाल सजाते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ हो और उससे आग लगी। मतलब ये है कि जो पुख्ता कारण है वो अभी सामने नहीं आया है। अनिल, इसके लिए घटनास्थल पर ADG जोन रामकुमार पहुंच गए थे, DIG मंडलायुक्त भी पहुंच गए थे और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटना की जांच के लिए ADG जोन रामकुमार ने 4 सदस्यीय SIT टीम भी गठित कर दी है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह निकाय चुनाव को लेकर अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में हैं। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सभी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को निकाय चुनाव को लेकर कठोर रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह पूर्व में प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसी तरह निकाय चुनाव में फिर एक बार प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद जरूर देगी। नगर निकायों में भाजपा पहले से ही अपने सिंबल से चुनाव लड़ती रही है। पिछली बार 16 नगर निगमों में से 14 हम जीते थे, अलीगढ़ और मेरठ हार गए थे। इस बार कुल नगर निगम हो गए 17, 200 से अधिक नगर पालिकाएं हैं, 450 के करीब नगर पंचायत हैं। तो हम सब लोग मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता अपनी सक्रियता, मेहनत, अपने संपर्क, अपनी सरकार के काम, अपने विचारधारा से जुड़े विषय के लिए हम काम करते हैं और अपने कामों के आधार पर और जो नगर निकायों में हमारी सरकारों ने काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद पहले भी हमें मिला है। फिटनेस को बढ़ावा देने के मकसद से राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का फिट इंडिया प्लान रन के साथ शुभारंभ हुआ है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सैकड़ों युवाओं के साथ केंद्रीय खेल मंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। रविवार को राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ शुरुआत की गई। इस मौके पर खेल मंत्री के अलावा केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के साथ सैकड़ों की संख्या में नौजवानों ने दौड़ में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वस्थ भारत ही मजबूत, आत्मनिर्भर और नया भारत हो सकता है। उन्होंने सभी से आगे आने और इसे एक जन आंदोलन बनाने के साथ ही फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र को अपनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता और फिटनेस ये दोनों पे जो जागरूकता खड़ी की है, उसके कारण आज देश का युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 में तो भाग ले ही रहा है, फिट इंडिया प्लॉग रन में भी भाग ले रहा है। स्वच्छता को भी बढ़ा रहे हैं ताकि जागरूकता और बढ़े, और दौड़ के साथ साथ फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज इसको भी कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्लॉग रन में इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे युवाओं का उत्साह हमारे देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में काफी मदद करेगा। फिट इंडिया प्लॉगिंग रन, इस तरह से कई कार्यक्रम किया जाता है। प्लॉगिंग रन का सबसे खास बात यह है कि आप कचरा उठाते उठाते आप अपना फिटनेस का भी काम कर रहे हैं। दौड़ में शामिल हुए युवाओं ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम फिटनेस के साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। फिट के साथ साथ कैसे क्लीन करें, एक्सरसाइज करते करते कैसे हमें कूड़ा उठाना। आज एक नई चीज मैंने देखा कि हम एक्सरसाइज करते करते भी हम कैसे कचरा उठा सकते हैं। वो चीज देख के थोड़ा बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री द्वारा फिटनेस को हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। आंदोलन का मिशन व्यवहार में बदलाव लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खेलों में रविवार को एथलेटिक्स और भारोत्तोलन में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। भारोत्तोलन में महिलाओं की 64 किलो वर्ग में पंजाब की जसवीर कौर ने स्वर्ण जीता। वहीं एथलेटिक्स में पुरुषों के लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनस को पीछे छोड़कर तमिलनाडु के जस्विन एल्ड्रिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आइए डालते हैं इस पर एक नजर। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में शनिवार को भारोत्तोलन में महिलाओं के 64 किलो वर्ग में पंजाब की जसवीर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। जसवीर ने 200 किलो का वजन उठाया। आंध्र प्रदेश की एस पल्ली ने रजत और मणिपुर की के रोशेलता देवी ने कांस्य पदक जीता। भारोत्तोलन में ही पुरुषों के 81 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के दीपक ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। दीपक ने कुल 315 किलो भार उठाया। वहीं 314 किलोग्राम भार उठाकर सर्विसेज के अजय सिंह ने रजत और 311 किलोग्राम के साथ महाराष्ट्र के अभिषेक ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में एक चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिला।
लॉन्ग जंप में देश में शीर्ष एथलीटों में शुमार मुरली श्रीशंकर और मोहम्मद अनस को पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु के जेस्विन एल्ड्रिन ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एल्ड्रिन ने 8.26 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान प्राप्त किया। केरल के मुरली श्रीशंकर ने 7.93 मीटर के साथ रजत और केरल के ही मोहम्मद अनस ने 7.92 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता। महिलाओं की 4x400 मीटर रिले रेस का स्वर्ण पदक तमिलनाडु ने जीतने में कामयाबी पाई। तमिलनाडु की टीम ने अंतिम 4 मीटर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मिनट 35.32 सेकंड में रेस को पूरा करके स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा का रजत पदक हरियाणा और कांस्य पदक कर्नाटक के नाम रहा। पुरुषों के 4x400 मीटर का स्वर्ण पदक हरियाणा ने अपने नाम किया। हरियाणा के एथलीटों ने रेस को पूरा करने में 3 मिनट 6.58 सेकंड लिया। सर्विसेज ने रजत पदक जीता, जबकि कर्नाटक को कांस्य पदक हासिल हुआ। महिलाओं के डिस्कस थ्रो का स्वर्ण पदक हरियाणा की निधि रानी ने जीतने में सफलता पाई, तो वहीं उत्तर प्रदेश की नीतिका ने रजत और पंजाब की परमजीत कौर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में उत्तर प्रदेश के जॉन्टी कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। जॉन्टी ने 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल के फाइनल में महाराष्ट्र के वेटल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गुजरात। सूफी धर्मगुरु ख्वाजा सैयद मेराज हुसैन साबरी ने भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर लगाए गए प्रतिबंध को सही बताया है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पदयात्रा में शामिल होने को हराम बताने का जुबानी फतवा लगाया है। संभल से होकर पानीपत जा रहे सूफी धर्मगुरु दरगाह हजरत ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क पानीपत शाह विलायत के सज्जादा नशीन और हरियाणा हज कमेटी के सैयद ख्वाजा सैयद मेराज हुसैन साबरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाकर सही काम किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 2024 में फिर से राहुल गांधी जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। एक सूफीज्म से मेरा ताल्लुक है और मैं ये समझता हूँ कि इस यात्रा में मुसलमानों का शामिल होना सरासर हराम है। संगठन कट्टरवादी, उनको हमेशा उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हमारे जैसे सूफीइज्म है, सूफीइज्म ने कभी इन कट्टरवादियों को बर्दाश्त नहीं किया और हमेशा सूफिया ने हमेशा इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क से और इस मुल्क की हमेशा तरक्की के लिए दुआ करी। चित्रकूट जिले के पहाड़ी ब्लॉक के सुरसेन गांव में हर घर नल से जल योजना से गांव के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलना शुरू हो चुका है। पीने का शुद्ध पानी मिलने से गांव में लोगों में खुशी है। उनका कहना है कि पहले सरकारी हैंड पंपों से पीने का पानी भरकर लाना पड़ता था। घर से काफी दूरी होने पर पानी लाने में उनका समय बर्बाद हो जाता था। जल निगम के अधिशासी अभियंता संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि सुरसेन गांव के सभी 612 परिवारों को शुद्ध जल नल से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार गांव को हर घर जल घोषित किए जाने पर जल उत्सव कार्यक्रम मनाया गया है। और बुलेटिन के अंत में अब प्रमुख समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में ट्रैक्टर, ट्रॉली और सभी प्रकार के माल वाहनों में सवारियां ढोने पर लगी रोक। 10 दिनों तक चलाया जाएगा विशेष अभियान। माल वाहनों पर सवारी बैठाने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बांटे स्वच्छता पुरस्कार। कहा, स्वच्छ भारत मिशन साबित हुआ है वरदान। बड़े राज्यों में तेलंगाना और छोटे राज्यों में अंडमान को मिला पहला पुरस्कार। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी आज। मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए सवेरे से ही भक्तों की लगी है कतार। मां दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की जा रही है पूजा। और भदोही के औराई में पूजा पंडाल में आग लगने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की हुई मृत्यु। 67 झुलसे लोगों को वाराणसी के अस्पतालों में इलाज के लिए भेजा गया।